भराड़ीसैंण में सीएम धामी ने किया पौधारोपण। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत किया पौधारोपण। कहा, पर्यावरण हमें देता है जीवन दान। मानसून सत्र के दौरान गैरसैंण परिसर में पौधारोपण। मंत्री गणेश जोशी ने किया पौधारोपण। पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या और विधायक प्रीतम सिंह ने लिया फैसला। कार्य मंत्रणा समिति से दिया इस्तीफा। कहा, कार्य मंत्रणा समिति में रहना सार्थक नहीं। जिलाधिकारी एसएससी पहुंचे पिरान कलियर। अधीनस्थ अधिकारियों के साथ उर्स मेला क्षेत्र के भ्रमण व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के दिए निर्देश। और योगा ट्रेनर ज्योति हत्याकांड का हल्द्वानी पुलिस ने किया खुलासा। 30 जुलाई को मिला था ज्योति का शव। पुलिस ने हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख करते हैं। राज्यसभा में सांसद महेंद्र भट्ट ने विशेष उल्लेख के अंतर्गत पीएम नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण योजना हर जनपद में मेडिकल कॉलेज खोलने के विषय को लेकर अपना पक्ष रखा। आइए अब आपको सुनाते हैं कि राज्यसभा में क्या कुछ कहा सांसद महेंद्र भट्ट ने। माननीय सभापति महोदय जी, मैं आपका आभारी हूं। क्या आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान अति महत्वाकांक्षी योजना जिसके तहत हर आदमी को उचित स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने हेतु प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज खुलवाने की ओर दिलाना चाहता हूं। इस संदर्भ में यह कहना है कि उत्तराखंड एक सीमांत राज्य है जो भौगोलिक परिस्थितियों में हिमालयी क्षेत्र में बसा हुआ है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार की घोषणा कि प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, इससे यहां के नागरिकों में एक खुशी की जागृति हुई है। पिछले लंबे समय से उस संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा जिला मेडिकल कॉलेजों के लिए केंद्र से संपर्क साधा जा रहा है, परंतु अभी तक अपेक्षाकृत परिणाम नहीं आए हैं। परंतु राज्य के सभी सीमा तटीय जिले जिनमें चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चंपावत सहित अनेकों जिलों में मेडिकल कॉलेज की नितांत आवश्यकता है। अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि जनपद में मेडिकल कॉलेज खुलवाने की महत्वाकांक्षी योजना को यथाशीघ्र अमली जामा पहनाया जाए। भराड़ीसैंण में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया है पौधारोपण। खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर भराड़ीसैंण में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सीएम धामी ने किया पौधारोपण। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, रेखा आर्या, सौरभ बहुगुणा सहित मंत्री रहे उपस्थित। पर्यावरण हमें देता है जीवन दान, कहना सीएम धामी का। मां और प्रकृति दोनों की सेवा करना हमारा प्रथम कर्तव्य। अभियान समाज में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का संदेश। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों से की अपील, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कम से कम एक पौधा लगाए। आवश्यक आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम, कहना सीएम धामी का। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या और विधायक प्रीतम सिंह का बड़ा फैसला। एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या और विधायक प्रीतम सिंह ने लिया है बड़ा फैसला। कार्य मंत्रणा समिति से दोनों ने दिया इस्तीफा। इस्तीफा देने पर कांग्रेस का आरोप। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में तय निर्णयों का अनुपालन नहीं तो कार्य मंत्रणा समिति में सदस्य रहने का कोई औचित्य नहीं। नैनीताल, बेताल घाट सहित कई स्थानों पर हुई पुलिस के संरक्षण में आपराधिक घटनाएं, कहना है नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या का। घटनाओं ने देवभूमि को कुशासन वाले राज्यों की पंक्ति में किया खड़ा। अब धराली में आई थी आपदा, तब हो रही थी इस प्रकार की घटनाएं। सत्ता दल आपदा राहत की बजाय पंचायत आरक्षणों में था व्यस्त। पंचायत चुनाव में गुंडागर्दी और कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण आया संवैधानिक संकट। नियम 310 के तहत चर्चा की थी मांग। बिना कार्य मंत्रणा की बैठक के सत्र हुआ अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। नियम 310 के तहत चर्चा होती तो निकलते कई ठोस निष्कर्ष। सरकार अपने हिसाब से चलाना चाहती है विधानसभा सत्र। कार्य मंत्रणा समिति में रहना सार्थक नहीं। सरकार ने अपनाया तानाशाही रवैया, ये कहना है विधायक प्रीतम सिंह का। सत्र को दूसरे दिन ही स्थगित करना जनता के साथ होगा। राज्यसभा में इतने दिनों से व्यवधान होता है, सत्र की अवधि कम नहीं की गई। हम 310 के कार्य सदन के माध्यम से प्रदेश के अंदर जो कानून व्यवस्था की है उसको उठाने का प्रयास करें। आज प्रदेश के अंदर आप देखते हैं पूरा प्रदेश में डूबा हुआ है। हत्या, डकैती, चोरी लगातार हो रही है। महिलाओं पर लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं।
जो अपराध हो रहे हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी के नेता संघों में आपके सामने किस तरीके से सत्ता के इशारे पर पुलिस बल के संरक्षण में भाजपा के लोगों ने तांडव मचाने का काम क्या किया। आपके सामने नेता प्रतिपक्ष और विधायकों पर जो है भाजपा के लोग जो है पुलिस बल के इशारे पर जो आक्रमण करने का काम करते हैं। तो हम यही तो कह रहे थे, 310 का जो हमारा कार्य स्थगन है इस पर हमको सुना जाए। हाईकोर्ट तो स्वतः संज्ञान लेता है और हम भी ये समझते थे कि विधानसभा अध्यक्ष स्वतः संज्ञान लेंगे, क्योंकि मामला विधायकों से जुड़ा हुआ है, नेता प्रतिपक्ष से जुड़ा हुआ है। उन्होंने स्वतः संज्ञान लेना तो बहुत दूर की बात, जो हमने कार्य स्थगन का प्रस्ताव दिया था उस पर चर्चा तक नहीं। विपक्ष के पास, सत्ता पक्ष के पास हमारे प्रश्नों का कोई जवाब नहीं था, इसलिए उन्होंने ये कृत करने का काम किया। 18 अगस्त को कार्य मंत्रणा की बैठक होती है। कार्य मंत्रणा की इस बैठक में 19 तारीख के कार्यसूची को जो है स्वीकृति दी जाती है और उसके बाद ये तय हुआ था कि 19 तारीख को फिर से जो है कार्य मंत्रणा की बैठक होती है। 19 तारीख को कार्य मंत्रणा की बैठक नहीं, और जब बैठक नहीं 19 तारीख को आपके सामने है, सरकार जो है भागने का काम करती है, आरोप हम पे लगा रही। और इसीलिए मैंने और नेता प्रतिपक्ष ने ये निर्णय लिया कि अगर सत्ता पक्ष कार्य मंत्रणा की बैठक का संज्ञान नहीं लिए तो हमने कार्य मंत्रणा से क्या करते। आज सरकार ने सदन का सत्रावसान किया है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। 18 तारीख के सायंकाल में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होती है। उस दिन मात्र एक दिन का उपवेशन का कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है और उस स्पष्ट रूप से 18 तारीख की रात शाम को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में कहा जाता है कि 19 तारीख के सायंकाल हम लोग आगे का एजेंडा तय करेंगे। लेकिन 19 तारीख की सायंकाल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक नहीं होती है और 2 दिन का कार्यक्रम इनका पहले से ही निर्धारित था। इन्होंने कहा कि मानसून सत्र है, भारी बारिश की संभावना है और इसको दृष्टिगत रखते हुए हम चाहते हैं कि 2 दिन में सत्रावसान कर लें। ये पहले से सरकार की मंशा थी, सरकार की नीयत थी। मात्र अनुपूरक बजट पारित करना और विधेयक पारित करना इनका मकसद था, इनका उद्देश्य था और इसीलिए इन्होंने 2 दिन का सत्र आहूत किया गया है। और फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं जो देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और विकास को आगे बढ़ाने में निर्णायक साबित हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच से आजाद भारत के इतिहास में समान नागरिक संहिता लागू करके नए युग का शुभारंभ करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। देवभूमि उत्तराखंड के संसाधनों और जमीनों को बचाए रखने के लिए जनभावनाओं के अनुरूप सख्त भू कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार जबरन धर्मांतरण को संज्ञेय अपराध माना गया है और दोष सिद्ध होने पर 10 साल की गैर जमानती सजा का प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। राज्य में 23,000 से अधिक सरकारी नौकरियों में युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति दी गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल नेतृत्व में G20 बैठकों से उत्तराखंड को ग्लोबल पहचान मिली है। इन्वेस्टर्स समिट से प्रदेश में निवेश के नए द्वार खुले हैं। राष्ट्रीय खेलों का भव्य और सफल आयोजन हुआ है और देश भर में खेल भूमि के तौर पर आधुनिक उत्तराखंड की पहचान बनी है। उत्तराखंड के पर्यटन को नए आयाम देने के लिए प्रदेश में पहली बार शीतकालीन यात्रा की ऐतिहासिक पहल की गई है।
डबल इंजन सरकार के कुशल प्रबंधन से ही सिलक्यारा टनल से 41 श्रमिकों का सफल रेस्क्यू किया गया। नीति आयोग की एसडीजी इंडेक्स में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान मिला है। मजबूत संकल्प और कुशल नेतृत्व से बढ़ा है देवभूमि का मान, बनी है समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की पहचान। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विधानसभा मानसून सत्र के दौरान गैरसैंण परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि अभियान केवल पौधा लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारी संस्कृति, मातृशक्ति के प्रति सम्मान और भावी पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और हरित वातावरण का संकल्प भी है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है और वृक्षारोपण के माध्यम से जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से निपटा जा सकता है। उन्होंने सभी से अपील की है कि प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक पौधा अवश्य लगाकर उसकी देखभाल करे, ताकि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ पर्यावरण मिल सके। हल्द्वानी पुलिस ने 22 दिन पहले हुए योगा ट्रेनर ज्योति मेर हत्याकांड का खुलासा किया। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि 23 जुलाई को मुखानी के एक कमरे में ज्योति का शव मिला था। 1 जुलाई को ज्योति की मां ने पुलिस को तहरीर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर हत्यारोपी की तलाश शुरू कर दी थी। एसएसपी ने बताया कि हत्यारोपी अभय कुमार गोल चौक, वाल्मीकि नगर, जिला पश्चिमी चंपारण, बिहार का रहने वाला है। पुलिस पूछताछ में अभय ने बताया कि चंदन डायग्नोसिस के टॉप फ्लोर में वे अपने बड़े भाई अजय के साथ मिलकर योगा सेंटर एकेडमी चलाता था, जिसमें ज्योति मैनेजमेंट का पूरा काम देखती थी। ज्योति और अजय एक दूसरे को भाई बहन मानते थे। इस बीच ज्योति और अजय के बीच अवैध संबंध स्थापित हो गए। अजय ने पैसे देना बंद कर दिया था। इसी बात को लेकर उसने ज्योति की हत्या की साजिश रची और 23 जुलाई को उसके किराए के कमरे में घुसकर दुपट्टे से गला घोट दिया था। इसके बाद नैनीताल होकर नेपाल चला गया। किच्छा वापस आने पर पुलिस ने हत्यारोपी अभय को गिरफ्तार किया। कल नगला क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। इसका ये कहना है कि जो ज्योति है उसके अभियुक्त के भाई अजय जो था उससे अवैध संबंध थे और अजय और ज्योति मेहर के संबंध होने के कारण जो अजय है जो योगा सेंटर चलाता है उसने अपने भाई अभय को पैसा देना बंद कर दिया, उसका खर्चा पानी बंद कर दिया, उसका घर में आने के लिए मना किया। इस चीज से अभय इस बात से नाराज था कि ज्योति की वजह से मेरे और मेरे भाई में दरार उत्पन्न हो गई है और मेरे भाई ने जो मेरा खर्चा वर्चा वो बंद कर दिया। इसी गुस्से और रंजिश की वजह से अभय ने ज्योति मेहर का गला घोटकर कत्ल कर दिया और यहाँ से वो फरार हो गया। इससे मतलब वर्कआउट के लिए जो थाना मुखानी की टीम है, एसओजी की जो टीम है, हमारे एसपी और सीसीटी हल्द्वानी, उन्होंने ऐसा प्रयास किया है। इस मामले में बीच में काफी कानून व्यवस्था की स्थिति जो उत्पन्न हुई, लेकिन आखिरकार पुलिस ने इसे जो है जो केस है समाधान किया है। आगे की योजना चल रही है, जो तथ्यांक के हिसाब से आपको बता रहे हैं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र सिंह डोभाल पिरान करेर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ मिलकर दरगाह साबिर पाक के उर्स मेला क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उर्स मेले में आने वाले जायरीनों को किसी भी तरह की समस्याओं से जूझना ना पड़े, इसके लिए यातायात व्यवस्था, पेयजल, शौचालय और वाहन पार्किंग सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय से पूरा करना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सफाई व्यवस्था दुरुस्त रहे और मोबाइल टॉयलेट भी पर्याप्त मात्रा में हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की ने बताया कि कलियर में उर्स मेले को लेकर सफाई व्यवस्था और अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया है, जिसका निरीक्षण किया है। उन्होंने टूटी फूटी सड़कें मेले से पहले ही दुरुस्त करने की बात कही। इसमें लगातार जो वहाँ पे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की हैं उनको डायरेक्शन दिए गए हैं कि उर्स मेले की तैयारियां कर लें और इसमें साथ में जो दरगाह प्रबंधक हैं, साथ ही हमारी जो राजस्व की टीम है, पुलिस की टीम है, उनके द्वारा कई जगह अतिक्रमण आदि चिन्हित किए गए हैं। कुछ अतिक्रमण जो रास्ते में थे, जहां अधिक भीड़ होने की वजह से जहां पर ट्रैफिक जाम आदि सिचुएशन होती है, उस अतिक्रमण को लगातार चिन्हित करके हटाया भी जा रहा है। साथ ही जो आवश्यक सुविधाएं देनी होती हैं, टॉयलेट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, जो दुकानें आदि लगती हैं उसका चिन्हीकरण, साफ सफाई की व्यवस्था, उसका आज मेरे द्वारा कप्तान साहब के द्वारा निरीक्षण किया गया है और सभी लोगों को डायरेक्शन दिए गए। ये मतलब इस महीने के अंत में से शुरू होगा 24-25 तारीख से और ये सितंबर तक जाएगा और इसमें जो सितंबर 5-6 के आसपास
जब ज्यादा संख्या में जब आएंगे वहां पर जायरीन आदि लोग, तो उसमें फिर उस हिसाब से फिर कार्रवाई होगी। अभी जो शुरुआती जो क्रम है उसमें हम लोग का फोकस यही है कि वहां पे जो हमारी जो सरकारी भूमि है, पार्किंग के जो स्थल हैं, जो हमारे खुले एरिया है, वहां से अतिक्रमण न करें। भराड़ीसैंण से विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी का आया बयान। ये खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर भराड़ीसैंण से विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी का आया बयान। टैक्स पेयर के पैसों से किया जाता है सत्र, सदन में जनता के दुख दर्द और विकास की जाती है चिंता, रितु खंडूड़ी का कहना है। विपक्ष के हंगामे के चलते नहीं हो पाया प्रश्नकाल। विपक्ष ने जिस तरह का माहौल बनाया जिससे सदन में नहीं हो पाई चर्चा, सदन अपना पूरा बिजनेस करके हुआ समाप्त। हंगामे को शांत करने का किया गया लगातार प्रयास, विपक्ष का हंगामा नहीं हुआ समाप्त। मानसून सत्र में आपदा भराली के दर्द को लेकर नहीं हुई कोई चर्चा, रितु खंडूड़ी का कहना है। भारी हंगामे के बीच अनुपूरक बजट और विधेयक हुए पास, सदन की कार्रवाई हंगामे के चलते अनिश्चितकाल के लिए हुई स्थगित। देखिए, ऐसा है, सदन अपना बिजनेस पूरा करके समाप्त हुआ है। हम ये नहीं कह सकते कि हमने बिजनेस नहीं किया, लेकिन उसमें ये समस्या जरूर आई कि प्रश्नकाल हम नहीं कर पाए। पूरे विधानसभा के जितने हमारे सदस्य हैं, उनके अपने अपने क्षेत्रों से बहुत सारे प्रश्न थे, वो प्रश्न नहीं हो पाए क्योंकि चारों तरफ आपने जैसे देखा होगा हंगामा रहा। बहुत मेरा प्रयास रहा कि हम इस हंगामे को खत्म करें, लेकिन नहीं हो पाया और इस वजह से जिन चीजों पर चर्चा होनी चाहिए, जैसे आपदा पे होनी चाहिए थी चर्चा, लेकिन नहीं हो पाई। महत्वपूर्ण है, हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है और अच्छी बात है कि वो टेबल पे आया और वो ले हुआ। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। क्या आप इस खूबसूरत से देहरादून में अपना एक प्यारा सा आशियाना चाहेंगे? वेल, MDDA लाए हैं देहरादून के प्रीमियम लोकेशन पर ISBT हाउसिंग स्कीम, एन अपकमिंग मॉडर्न सोसाइटी। एक परफेक्ट रेजिडेंशियल लोकेशन क्या होती है, जहां से बस स्टेशन, मार्केट, स्कूल्स, एयरपोर्ट सब नजदीक हो। और ऐसी ही प्रीमियम लोकेशन पर है ISBT हाउसिंग स्कीम, जो कि है हरिद्वार बाईपास रोड पर। दिस इज अ 3 BHK एंड दिस इज GST फ्री। लेट्स टेक अ क्विक फ्लैट टूर। यहाँ पे आपको एक स्पेशल बुकिंग डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो इंतजार किस चीज का? MDDA की ISBT हाउसिंग स्कीम इज कॉलिंग फॉर यू। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। भराड़ीसैंण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधानसभा सत्र सहित कई मुद्दों पर पत्रकार वार्ता कर रहे हैं। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पत्रकारों को संबोधित कर रहे हैं। मानसून के समय में थोड़ा चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हमारी मंशा शुरू से थी और बजट सत्र भी हम यहीं आउट करना चाहते थे, लेकिन उस समय इसको बंद कर दीजिए। विधानसभा में उस समय में यहां पर काम चल रहा था, निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी, डिजिटल बनाने का काम विधानसभा का चल रहा था। उस कारण से बजट सत्र यहां नहीं हो पाया, देहरादून में था। तो इस बार हमारी मंशा थी कि ये सत्र लंबा चले और उसके लिए सरकार ने सारी तैयारियां की थी। विधानसभा के स्तर से भी बड़ी अच्छी तैयारियां की गई। पहले दिन से विपक्ष यहां पर सत्र चलाने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था, क्योंकि उनके निजी मुद्दे, निजी हित कहीं न कहीं इसको चलाने में आड़े आ रहे थे। मैं विधानसभा अध्यक्ष जी की, उनका भी मैं बहुत, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बहुत धैर्य का परिचय दिया। कई बार उन्होंने हमारे विपक्ष के साथियों को कई बार मौका दिया,
कल 1 घंटा 45 मिनट सत्र में भी लगभग 8 बार विधानसभा को स्थगित करना पड़ा। लेकिन फिर भी हमारा प्रयास था कि वो सब सत्र में आए, हम उनकी हर बात जो भी वो चर्चा करते और कोई सवाल करते तो उसका जवाब देते और बातचीत करके, संवाद करके चीजों को आगे बढ़ाते। मैं प्रातःकाल सत्र प्रारंभ हुआ उससे पहले मैं हमेशा से काम करता हूं कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से भी शिष्टाचारवश और नेता प्रतिपक्ष जी से भी भेंट करता हूं। नेता के आए थे, प्रश्नकाल लगाया हुआ था। प्रश्नकाल में जनहित के मुद्दे होते हैं, छोटे छोटे स्थानीय स्तर पर जो चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं या विकास के कार्य जो होने हैं, उन सभी पर प्रश्नकाल पर चर्चा होती है। लेकिन प्रश्नकाल पूरा चला गया, उसके बाद नियम 58 आता है, 310 की सूचना होती है, नियम 300 आता है। किसी पर चर्चा का किसी को कोई भी समय नहीं मिला, जबकि हम चाहते थे कि भाई सभी मुद्दों पर चर्चा हो। और सबसे बड़ा मुद्दा जो राज्य के अंदर इस समय है वो आपदा का है। और हम पहली बार हमने चूंकि सभी लोगों से चर्चा के बाद ये बात आई थी कि इसमें हम नियम 310 में भी काम रोक को प्रस्ताव के माध्यम से सभी विषय कम करके या उन सब विषयों को रोककर, आपदा सबसे बड़ा विषय है क्योंकि आप सबको पता है हमारे यहाँ धराली में, उत्तरकाशी जनपद में बड़ी भीषण आपदा। जी वरिष्ठ नेता हैं श्री तिलकराज बेहड़ जी, उनकी किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है, मैं जानता हूं नजदीक से, और वो दवाई खानी पड़ती है उनको। ममता राकेश जी, उनको दवाई खानी पड़ती है क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से भी जुड़ा हुआ हूं। उनको इलाज के लिए दिल्ली जाना था तो उस समय वो मुझे उन्होंने कहा कि कहां का, मैंने जो भी प्रयास हो सकता था मैंने उनके उसमें प्रयास किया उनके इलाज के लिए। तो इसलिए मुझे उनकी चिंता थी। नौजवान लोग तो चलो कोई बात नहीं, विपक्ष ने जानबूझकर, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन विपक्ष है और महत्वपूर्ण विषयों की जो चर्चा होनी चाहिए थी वो चर्चा नहीं हो पाई। इतना महत्वपूर्ण विषय अवैध मदरसे जो था उस पर रोक के लिए हम अल्पसंख्यक शिक्षा का विधेयक लेकर आए, क्योंकि जो 2016 में इसमें प्रावधान किया गया केवल एक समुदाय के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय का केवल एक समुदाय के लिए उसमें व्यवस्था प्रावधान किया गया था। हमने उसमें सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई, इन लोगों को भी उसके उस श्रेणी में रखा और इस विधेयक में उसमें प्रावधान किया गया कि सबको शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, पारदर्शिता शिक्षा में आनी चाहिए। और ये भी प्रावधान कर दिया कि ये जो भी हमारे इस प्रकार के संस्थान चल रहे हैं उनको माध्यमिक शिक्षा परिषद रामनगर से भी मान्यता लेनी होगी और उसी के बाद जो अल्पसंख्यक शिक्षा का प्राधिकरण बनेगा उस प्राधिकरण से उनको मान्यता मिलेगी। और इतना महत्वपूर्ण विषय था, क्या उत्तराखंड में देवभूमि में क्या इस प्रकार का काम नहीं होना चाहिए? क्या सभी को अल्पसंख्यक समुदाय के अंतर्गत आने वाले, समाज के अंतर्गत आने वाले लोगों को क्या लाभ नहीं मिलना चाहिए? अरोड़ा जी, मिलना, तो हमने इसका प्रावधान किया और इसकी चर्चा होती। लोकतंत्र सेनानी विधेयक भी हम लेकर आए थे, उस पर भी चर्चा नहीं हो पाई। इसी प्रकार देवभूमि उत्तराखंड, इसका अपना एक स्वरूप है पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर। कोई भी हमारे राज्य का यहां से कहीं बाहर जाता है और वो अपने को बताता है कि हम उत्तराखंड से आए हैं, देवभूमि से आए हैं, तो लोगों का एक भाव उसके प्रति अलग हो जाता है। उत्तराखंड में मतांतरण नहीं होना चाहिए, धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, उसके लिए हमने पहले से ही हमारा कानून बना हुआ है। लेकिन उस कानून को और अधिक हमने सख्त किया है, उसमें कई प्रावधान किए हैं, उसमें उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान कर दिया, क्योंकि डेमोग्राफी को बचाने के लिए भी
ये कानून हमारे लिए बहुत जरूरी है, के लिए, उनके इज्जत के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके जीवन के लिए, उनके भविष्य के लिए। कोई उनको बरगला ना पाए, कोई उनके साथ धोखा न कर पाए, कोई उनके जीवन के साथ खिलवाड़ न कर पाए, उस पर भी चर्चा होनी थी। विधेयक पास हो गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।